हेलो दोस्तों। आज हम अपना डिटेल्ड वीडियो बना रहे हैं जिसमें पहला टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल्स, इक्वेशंस एंड ग्राफ। ये पूरा वीडियो क्लास 9th और क्लास 10th के फंडामेंटल्स को क्लियर करेगा बिकॉज सेशंस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं। पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस ये स्टार्टिंग के चैप्टर हैं टेक्स्ट बुक्स के, तो इस पर सभी जगह पढ़ाया जा रहा है इन टॉपिक्स को। तो मैं चाहता हूँ कि क्लास 9 से लेके क्लास 10 तक के आपके फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, आपके इक्वेशंस की अंडरस्टैंडिंग, कैसे इक्वेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स में रिलेशन होता है एंड कैसे इक्वेशंस ऑफ ग्राफ में रिलेशन होता है, ये पूरी अंडरस्टैंडिंग लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको समझ में आ जाए। तो हमारा फोकस आज पॉलिनोमियल्स की अंडरस्टैंडिंग रहेगा, जिसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल फोकस पे रहेगा। पॉलिनोमियल से फिर हम लीनियर इक्वेशंस पर आएंगे एंड लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको समझेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स को जिस तरीके से लिखा जाता है पहले उसको समझते हैं। px ये पॉलिनोमियल का एक रिप्रेजेंटेशन तरीका है जिसमें ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी है दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। एंड ये पॉलिनोमियल का डिनोशन है, मीन्स आप उसको नेम बोल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल ax प्लस बी, तो ये एक एक्सप्रेशन है। जब तक ये एक एक्सप्रेशन है अभी मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा वेरिएबल है। हो सकता है a वेरिएबल हो, x वेरिएबल हो, b वेरिएबल हो, लेकिन अगर ये लिखा है px, इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें x इज़ द वेरिएबल, बिकॉज इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो उसका वेरिएबल माना जाएगा एंड रेस्ट टू आर कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू होगी, ये चेंज नहीं करेगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज करेगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ 5x प्लस 3 इक्वल टू, ये एक पॉलिनोमियल है px, तो इसमें a and b आर 5 and 3 रिस्पेक्टिवली एंड x इज द वेरिएबल, तो ये पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। पॉलिनोमियल में, इसी पॉलिनोमियल में बात करते हैं क्योंकि x की जो डिग्री है, डिग्री मीन्स पावर, सॉरी पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कहलाती है इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल दो पॉलिनोमियल की बात करते हैं। एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू 5x प्लस 3 एंड दूसरा पॉलिनोमियल है qx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड तीसरा पॉलिनोमियल है rx इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3। तो ये तीन पॉलिनोमियल हैं, वेरिएबल तीनों पॉलिनोमियल में x है, ये p पॉलिनोमियल है, ये q है, ये r है। इसे हमने 5x प्लस 3 के फॉर्म में लिखा है, इसे हमने 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फॉर्म में लिखा है और इसको हमने 5x स्क्वायर प्लस 3 के फॉर्म में लिखा है। x की हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल में जो भी होती है उसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हेयर x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है 1, तो इस केस में DOP डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 1। यहाँ पे x की क्या क्या पावर्स हैं, एक है 2, एक है 1, लेकिन हाईएस्ट क्या है 2, तो इधर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे x की एक ही पावर है 2, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से ही हमें पॉलिनोमियल का नेचर पता चलता है। अगर डिग्री 1 है
तो ये पॉलिनोमियल कहलाया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल कहलाए जाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, यहां हमने देखा a और b को हमने कहा कांस्टेंट, तो इस केस में 5 and 3 आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे 5, 3, 2 आर कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे 5 and 3 आर कॉन्स्टेंट्स। x के पहले जो लगेगा, चाहे वो x हो या x स्क्वायर हो, इसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। तो इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ x इन px क्या होगा? 5। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन rx इज, ये भी 5 है। तो जो वेरिएबल का फॉर्म है x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से पहले जो भी कांस्टेंट है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x से पहले जो कांस्टेंट है उसे हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। तो लाइक दिस वी डिनोट कोएफिशिएंट, ऑल्दो दीज आर कांस्टेंट्स, बट इनको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्पेक्टिव x टू द पावर n बोलते हैं। तो x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 3, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5। इधर 3, 2, 3 ये दिख कांस्टेंट्स रहे हैं, लेकिन ये भी कोएफिशिएंट हैं। कोएफिशिएंट किसके? x टू द पावर 0 के। x टू द पावर 0 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 ही है, हिडन है, वो लिखा नहीं है। बट ये भी अगर पूछा जाए कि 3 कोएफिशिएंट है, तो 3 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, बट 3, 2 and 3 in this case are called as constants because we don't explicitly write x to the power 0। चलिए, अब इसके आगे हम एक चीज समझते हैं। पॉलिनोमियल को हमने कहा कि कोई पॉलिनोमियल x के फॉर्म में, किसी का वेरिएबल अगर x है, तो हमने कहा 5x + 3 दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री इसकी 1 है। ठीक है, बट अगर मैं कहूं px = 3, तो क्या ये कहना गलत है या सही है? अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो हमने भी डिस्कस किया, हमने कहा p एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे x उसका वेरिएबल है, बट यहाँ पर तो हमें x कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यस, इसमें हमारा x है वो हिडन है 3x टू द पावर 0, and since x to the power 0 is 1, that's why it is simply written as 3। तो any constant expression 3, कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो भी पॉलिनोमियल होता है। इसकी डिग्री होती है 0, एंड इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोलते, दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट। आई होप यहां तक क्लियर है। द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ, or let's say any variable in the polynomial for which the polynomial becomes 0 is called as zero of polynomial। किसी भी वैल्यू ऑफ x की फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, उसे हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स मतलब क्या हुआ इसका, x की किस वैल्यू के लिए
ये पॉलिनोमियल पी एक्स ज़ीरो बन जाएगा, वो x की वैल्यू ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाई जाती है। तो इस केस में अगर देखा जाए, अगर मैं पी एक्स ज़ीरो चाहता हूँ तो 5x प्लस 3 मुझे ज़ीरो करना पड़ेगा। तो इससे मेरा x 5x की वैल्यू हो गई -3 एंड x की वैल्यू हो गई -3/5। तो ये मेरा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया, क्योंकि -3/5 रखते ही पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ऐसी x की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो के बराबर हो जाए, तो उसे हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? पहले फैक्टर थ्योरम को हम सिंपल कांस्टेंट्स के फॉर्म में समझते हैं, फिर हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में समझेंगे। मेरे पास एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 16 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ और लेट्स से 8 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि 4 से रिपीट हो जाएगा, तो क्या आंसर आया? 2 मेरा बन गया क्वोशिएंट। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 8 × 2 + 0। ये +0 क्यों लिखा, पहले वो देख लेते हैं। अगर 16 को मैं 5 से डिवाइड करता तो क्या आता? रिमाइंडर 1 बचता, 3 क्वोशिएंट होता। तो यहाँ पर मुझे 16 को लिखना पड़ता 5 × 3 + 1। ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइज़र, इसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट, इसे बोलते हैं हम रिमाइंडर। किसी भी नंबर को हम उसके डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो एनी नंबर विच इज़ फॉर एग्जांपल p डिवाइड बाय q, वेयर p इज़ डिविडेंड, q इज़ डिवाइज़र, उसका कोई एक क्वोशिएंट आएगा एंड कोई एक रिमाइंडर आएगा, तो उसको हम हमेशा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए डिवाइज़र से, तो वहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो बचता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिखा, जस्ट टू शो इन दिस फॉर्मेट कि 16 को मैं अगर 8 × 2 + 0 लिख 8 × 2 से 8 × 2 के फॉर्म में लिखता हूँ, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि रिमाइंडर मेरा ज़ीरो है। सो दिस इज़ अ क्लासिक वे ऑफ राइटिंग एन एक्सप्रेशन वेयर डिवाइज़र एंड डिविडेंड आर देयर, उसको हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में लिखना होगा। तो सेम चीज़ हमारे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए होगी, जिसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या? अगर कोई पॉलिनोमियल px है, ठीक है, उसको मैंने किसी एक्सप्रेशन x - a से डिवाइड किया है, तो उसका एक क्वोशिएंट होगा, लेट्स से qx, एंड उसका एक रिमाइंडर होगा, लेट्स से rx। ये एक पॉलिनोमियल को उसी वे में लिखने का एक तरीका हो गया। तो मैं बोलूँगा ये एक क्लासिक वे है px को x - a से डिवाइड करके उसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर को लिखने का। बट अगर मुझे पता है कि x - a इसका फैक्टर है px का, तो उस केस में rx की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो उस केस में px मेरा बन जाएगा सिंपली x - a × qx। ये जो मेरा बना, यही मेरी फैक्टर थ्योरम है। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि कोई पॉलिनोमियल है जिसका x - a फैक्टर है, तो रिमाइंडर उसका ज़ीरो हो गया, एंड जैसे ही ये जो a कांस्टेंट है pa रखूँगा मैं, तो pa की वैल्यू मेरी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? बिकॉज x की वैल्यू a रखो इसमें, तो a - a इज़ ज़ीरो।
बिफोर दैट एक चीज़ और समझ लेते हैं हम। अगर मैं कहता हूँ कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 5x+3 है, तो मुझे अगर p1 की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, x की जगह 1 रखना पड़ेगा। 5 × 1 + 3, तो दिस इज 8। सो pa की वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगी क्योंकि मैंने x की जगह a रख दिया। तो pa इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड में a रखेंगे तो a - a बिकम 0। दिस इज फैक्टर थ्योरम। So factor theorem says if x minus a is a factor of px, then remainder is 0 and pa is equal to 0. Alternatively, if for any polynomial px, if pa is equal to 0, then we can surely say that x minus a is a factor of that polynomial. इसका फॉरवर्ड भी ट्रू है और रिवर्स भी ट्रू होगा। तो फैक्टर थ्योरम क्लियर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x² - 5x + 6, ठीक है। क्वेश्चन है इज x - 2 फैक्टर ऑफ px। हमसे पूछा गया है क्या x - 2 इसका फैक्टर है। कैसे चेक करेंगे, सिंपली p2 चेक कर लेते हैं। अगर p2 की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज यहाँ पे ये x - a से डिवाइड किया गया है, अगर तो pa की वैल्यू 0 होती है तो हेयर a इज 2। अगर p2 की वैल्यू 0 होती है तो हमारा ये x - 2 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो p2 की वैल्यू क्या हुई, 4 + 6 - p2 10, दिस इज 0। Therefore x - 2 is a factor of px. Okay. अब एक और देख लेते हैं। लेट्स से x² - kx + 12, ये एक पॉलिनोमियल है। px इक्वल टू x² - kx + 12 has x - 3 as a factor. Find k. ये एक पॉलिनोमियल है जहाँ पे मुझे दे रखा है कि x² - kx + 12 और ये भी दे रखा है कि x - 3 इसका फैक्टर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इफ x - a इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa इक्वल टू 0 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। Therefore, if x - 3 is a factor of px, then in such cases p3 will be a factor of p3 will be equal to 0. So since x minus, तो यहाँ पर मैं p3 को निकाल लेता हूँ। 3 जा 9 - 3k + 12 इक्वल टू 0. So this is 21 equal to 3k, k equal to 7. सो x² - 7x + 12 बन जाएगा ये एक्सप्रेशन। आई होप ये क्लियर है यहाँ तक। आपके जो भी डाउट्स हों इस पूरे सेशन को लेके, वो अपने डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड उनके आंसर्स फिर आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड, या तो उन्हें सेपरेट वीडियो या फिर उसी कमेंट सेक्शन में आई विल रिस्पॉन्ड। तो फैक्टर थ्योरम ये थी। अब हम आते हैं इक्वेशंस में। हमने कहा px इज इक्वल टू, लेट्स से 2x + 10। हमने कहा ये पॉलिनोमियल था, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इस केस में, हम p0 निकालेंगे, px इक्वल टू 0 करेंगे, तो उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। वो जो x की वैल्यू आएगी वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 0,
देन 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -10, 10 को उधर ले जाएंगे, x की वैल्यू -10/2 विच इज़ इक्वल टू -5. सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -5. ये जैसे ही हम इसको -5 रखेंगे दिस विल बिकम 0. बट इस चीज को अगर मैं देखूं तो ये चीज मेरी एक इक्वेशन बनी, क्योंकि इधर एक एक्सप्रेशन है, इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड पे कुछ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ लिखा है, तो दिस इज एन इक्वेशन. एंड जैसे ही मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया ये निकल के आया -10/2, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रूट ऑफ द इक्वेशन. पॉलिनोमियल का जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है वही इक्वेशन के लिए रूट ऑफ द इक्वेशन कहलाया जाता है. तो -5 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 10 एंड -5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन 2x + 10 इक्वल टू 0, क्योंकि -5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सो कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 को अगर हम इक्वल टू के ऑपरेटर से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के फॉर्म में, इक्वल टू में कुछ भी एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारी इक्वेशन कहलाएगी. तो अगर मैं बोलूं कि px इक्वल टू ax प्लस b, और अगर मैं बोलता हूँ px इक्वल टू 0, तो इट इम्प्लाइज ax प्लस b इक्वल टू 0. सो दिस इज एन इक्वेशन, एक कंडीशन. दूसरा px इक्वल टू ax प्लस b, qx इक्वल टू cx प्लस d. मैं बोलता हूँ px इक्वल टू qx, तो इट इम्प्लाइज ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d. ये भी इक्वेशन है, क्योंकि इन बोथ ऑफ दिस केसेस ax प्लस b ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि डिग्री 1 है. कंडीशन क्या रखी, px को मैंने 0 रखा तो ये इक्वेशन बन गई. यहाँ कंडीशन क्या रखी, px को मैंने qx के बराबर रखा तो ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई. इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साइड ले आते हैं, ax माइनस cx इक्वल टू d माइनस b. सो हेयर x कॉमन लेके a माइनस c इक्वल टू d माइनस b. तो इसको हम सिंप्लीफाई लिख कर देते हैं कि x विल बी इक्वल टू डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय a माइनस c, d माइनस b अपॉन a माइनस c. तो यहाँ पे x की वैल्यू ये होगी. जूनियर क्लासेस में हमने फ्रैक्शंस में हमेशा पढ़ा है कि कोई वैल्यू अगर निकालनी है तो वी हैव टू एंश्योर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0. तो कंडीशन होगी a कैन नॉट बी इक्वल टू c, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर ये वैल्यू विल बी अनडिफाइंड. ठीक है. सो लीनियर पॉलिनोमियल को हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जस्ट बाय एडिंग एन ऑपरेटर इक्वल टू एंड हैविंग सम वैल्यूज ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. It could be in the form of expression or it could be in the form of constants, but there has to be one variable on either side or both the sides of the equation. लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल से डिराइव हुई. तो एनी इक्वेशन ax प्लस b इक्वल टू c और ax प्लस b इक्वल टू cx प्लस d, ये सब लीनियर इक्वेशंस हैं. एंड यहाँ से हमें x की वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड, x इक्वल टू c माइनस बी अपॉन a. यहाँ से अभी हमने निकाला x इक्वल टू d माइनस बी अपॉन a माइनस c. अभी हमने निकाला. एक इक्वेशन से
हम एक वेरिएबल ईजिली निकाल सकते हैं. वी डोंट नीड टू इक्वेशंस और मोर देन वन इक्वेशन. ये इक्वेशन इज सफिशिएंट इनफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है. सो वन वेरिएबल one equation enough to find the solution for that variable. अब हम आते हैं, मैंने कहा px इक्वल टू 6x प्लस 39. ये एक पॉलिनोमियल था. ठीक है. जैसे मैंने इसको ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल पुट कर दिया, आई कैन फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x प्लस 39 इक्वल टू 0. नाउ इफ आई से कि there is another polynomial qy, okay, which is equal to 6y plus 45, and I say px equal to qy. अभी हमने कंडीशन पहले देखी थी कि हमने इक्वेशन निकालने के लिए एक px को या तो इक्वल टू 0 किया था, या दूसरी कंडीशन में एक px था एक qx था, उन दोनों को बराबर किया और हमने कहा कि px इक्वल टू qx, तो उससे भी हमारा इक्वेशन बन गई थी. a b c d के फॉर्म में हमारा x की वैल्यू निकली थी. अब यहाँ पे दो पॉलिनोमियल हैं px और एक है qy. ये x के फॉर्म में है, ये y के फॉर्म में है. इसका वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है. और मैंने कहा ये पॉलिनोमियल दोनों बराबर हैं थ्रू सम मीन्स. px इज इक्वल टू qy. तो उस केस में क्या होगा? 6x प्लस 39 इक्वल टू 6y प्लस 45. तो क्या ये इक्वेशन सफिशिएंट है x और y की वैल्यू निकालने के लिए? बिकॉज यहाँ तो अब दो वेरिएबल्स हो गए x एंड y. सो दिस केस, इन सच केसेस जहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड कुछ एक्सप्रेशन एंड वैल्यूज हैं, एंड इंस्टेड ऑफ वन वेरिएबल वी हैव टू वेरिएबल्स ऑफ लीनियर फॉर्म, जहाँ पर उन दोनों की डिग्री इज 1, पावर इज 1, हाईएस्ट पावर इज 1. सच setup is called as linear equation in two variables. Linear equation in two variables. अभी हमने ऊपर देखा, हमने एक इक्वेशन लिखी थी जैसे यही है 6x प्लस 39. अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर देता हूँ, या कोई दूसरा एक्सप्रेशन qx के फॉर्म में आता है उसके बराबर पुट कर देता हूँ, तो ईजिली मेरी x की वैल्यू उससे निकल सकती है. सो वन इक्वेशन, वन वेरिएबल इज सफिशिएंट टू गेट द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. बट क्या इस एक इक्वेशन से मैं x और y दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ? लेट्स सी निकलती है कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 6y को भी इधर ले आते हैं. 6x माइनस 6y इक्वल टू 45 माइनस 39 विच इज इक्वल टू 6. सो 6 कॉमन लेके x माइनस वाई इक्वल टू 6, डिवाइडिंग 6 ऑन बोथ द साइड्स, ये मेरा बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. क्या मैं इससे x और y की वैल्यूज निकाल सकता हूँ? वी कैन फाइंड सम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, बट देयर विल बी नो वन सच वैल्यू जिससे हम निकाल सकें कि हाँ ये उसी के लिए ही सही होगा, बाकी किसी के लिए सही नहीं होगा. यू कैन पुट x एज 3, तो y क्या आ जाएगा 2,
यू कैन पुट x एज 4, y आ जाएगा 3, यू कैन पुट x एज 5, y आ जाएगा 4, यू कैन पुट x एज 0, y आ जाएगा -1, यू कैन पुट x एज 1, y आ जाएगा 0. So like this you keep changing values of x, you will keep getting different values of y, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी. बट देयर विल बी नो वन सच ओनली वैल्यू ऑफ x एंड y जिसके लिए बस वही उसी वैल्यू के लिए वो सही होगा, सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, बाकी किसी और के लिए नहीं. तो वो एक इक्वेशन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. एक इक्वेशन से हम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ निकाल सकते हैं मोर देन वन, लेकिन हम सिर्फ ये कहें कि सिर्फ यही वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, दैट्स नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर हमको एक और इक्वेशन चाहिए होगी जिससे हमें x और y की वैल्यूज़ निकल पाए. तो फंडामेंटली क्या प्रिंसिपल बना, अभी हमने देखा, इफ वन वेरिएबल देन वन इक्वेशन इज इनफ to solve for that. If two variables, then two equations are required to solve for the value of both the variables. तो यहाँ पे इसी में ही देख लेते हैं. एक मेरी इक्वेशन बनी थी जहाँ मैंने कहा Px इक्वल टू QX, यहाँ पे मैंने कहा 6x माइनस 6y इक्वल टू 45 माइनस 39 इक्वल टू 6. सो 6x माइनस 6y इक्वल टू 6, x माइनस y इक्वल टू 1, ये बना था. अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दे देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 लेट्स से, तो अब आपको निकालना है क्या अब दो इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अब मेरी वैल्यू ऑफ x एंड y दोनों निकल सकती है. अब निकल जाएगी क्योंकि आप इससे मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ निकालेंगे, यहाँ से भी कुछ मल्टीपल कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ निकलेगी जो कॉमन वैल्यू होगी दोनों केस के लिए. दैट शुड बी. तो बेसिकली क्या है, आपको ऐसी वैल्यू निकालनी है जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, पहले इस इक्वेशन की कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू मैंने क्या देखी थी 2, x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -1. ऐसे भी और एक जस्ट ये देख लेते हैं, ऐसे यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं. x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 पे, y की वैल्यू 1. तो हमने देखा 3/2, 3 and 2, ये कॉमन निकल के आ रहा है. सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 will satisfy both of these equations. So this is a single solution from here. And क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में था तो फिर इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ही निकलेगा. तो एक वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 2. बट इन लाइक दिस ये हमने वैल्यूज़ पुट करके देखा और हमने चेक किया कौन सी वैल्यू आई. बट इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज़ और हो सकती थी, हमें नहीं पता. ठीक है, सो दिस इज़ जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड. आपने कुछ वैल्यूज़ रखी, कुछ वैल्यूज़ देखी एंड वो फिर आपने देखा कौन सा कॉमन मैच कर रहे हैं, दैट्स अ सॉल्यूशन. ठीक है, बट लेट्स सी इनके प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ सॉल्विंग टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है. x और y में
लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको सॉल्व करते हैं। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमने देखा x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। जो फर्स्ट मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन में क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन माने उसकी जगह कुछ और रख देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशन हैं ax प्लस बी इक्वल टू सी एंड lx प्लस m इक्वल टू n, सॉरी y में 2 वेरिएबल्स, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, lx प्लस एम वाई इक्वल टू n। तो इस केस में हमें x to be substituted in form of y और y to be substituted in form of x। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे x को y के फॉर्म में लिख देते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। x will become ax will become c minus by, so this implies x equal to c minus by upon a। अब ये चीज़ आप इस इक्वेशन में रख दो, ये जो x की वैल्यू निकल के आई इसको यहाँ रख दो। तो अब ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा l इंटू सी माइनस बी वाई अपॉन ए प्लस एम वाई इक्वल टू एन। तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन y के फॉर्म में आ गया। तो अब ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुई। वो वेरिएबल क्या है? y। एग्जाम्पल, यहाँ से मैं x को निकाल लेता हूँ 1 प्लस वाई एंड इसको मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? x की जगह 1 प्लस वाई रखो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 1 को उस साइड ले गए 4y इक्वल टू 2। तो यहाँ से y हमने सॉल्व कर लिया बिकॉज ये इक्वेशन y के फॉर्म में आ गई थी। जैसी y की वैल्यू 2y यहाँ पे रख दो तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 प्लस 2 इज 3, सो x इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2, ये इसका सॉल्यूशन बन गया एंड वी हैव डिटरमाइंड द सॉल्यूशन थ्रू सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x को y के फॉर्म में रख सकते हो या आप यहाँ से y को x के फॉर्म में निकाल लो। y विल बिकम x माइनस 1, y को इधर ले गए 1 को इधर ले गए तो y विल बिकम x माइनस 1 और यहाँ पे रख देंगे x माइनस 1 तो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 5। 1 को उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 6, x विल बिकम 3। यहाँ से x 3 आ जाएगा और फिर वापस y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। Second method is called as एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन क्या होता है? दो इक्वेशन दे रखी हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। तो कैसे करेंगे? x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग बोथ द इक्वेशंस, तो क्या बन जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस वाई 0, 1 प्लस 5 6, तो x इक्वल टू 3। तो इससे क्या हुआ? मैंने y को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एंड x की वैल्यू निकाल दी। सो इफ यू ऐड टू इक्वेशंस यू विल एलिमिनेट, और यू हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन टू एलिमिनेट द वेरिएबल, वन ऑफ द वेरिएबल्स, एंड देन दूसरा वेरिएबल आप उसके बाद निकाल सकते हैं। जब ये निकल जाए तो आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख दो तो y की वैल्यू अपने आप निकल आएगी, दैट विल बी 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व फॉर x एंड y इक्वेशंस दे रखी हैं आपके पास।
3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। फाइंड x एंड y। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, एंड वी हैव टू फाइंड सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हमको ये सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर दूंगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 प्लस 2 5x हो जाएगा, ये 5y हो गया। तो जो इक्वेशन बनी है अगेन उसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो मुझे तो एलिमिनेट करना है एक वेरिएबल। मैं माइनस करता हूँ तो 3x माइनस 2x ये x हो गया, 2y माइनस 3y माइनस y हो गया, तो भी कुछ नहीं हुआ। तो वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन जिससे कि एक वेरिएबल एटलीस्ट एलिमिनेट हो जाए। तो इस केस में जस्ट थिंक क्या पॉसिबल तरीका हो सकता है x एंड y को एलिमिनेट करने का। अगर मैं इस इक्वेशन को सपोज पहले मैं डिसाइड करता हूँ मुझे कौन सा एलिमिनेट करना है। सपोज मुझे y एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर भी मैं y का कोएफिशिएंट और यहाँ का y का कोएफिशिएंट सेम कर दूँ और फिर माइनस करूँ तो फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे अगर इसको मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, इस इक्वेशन को इंटू 3, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 18। और तो इसको तो 3 से मल्टीप्लाई किया और इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने 6 इस इक्वेशन से 6 बना दिया इसका कोएफिशिएंट, और इससे भी 6 बनाना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ इन दोनों इक्वेशन को, तो इनको माइनस करो इक्वेशन को, तो ये मेरी बन जाएगी 9x माइनस 4x 5x, 6y माइनस 6y इज 0 एंड 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई 2/5। अब x की वैल्यू 2/5 आ गई, मैं कहीं भी इसमें रख दूंगा। इसमें अगर सपोज मैंने x की वैल्यू 2/5 रखी तो ये हो गया 4/5 एंड 4/5 को मैं उधर ले जाऊंगा, 8 माइनस 4/5 विल बिकम 3y। तो y की वैल्यू निकल आएगी मेरी। तो y की वैल्यू क्या है 8 माइनस 4/5, 3y इक्वल टू 36/5, y इक्वल टू 12/5। y मेरी 12/5 आ गया। सो दिस इज एलिमिनेशन मेथड। थर्ड, ग्राफिकल मेथड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिलेबस में है, उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर गोइंग इन डेप्थ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक बेसिक समझ लेते हैं सो दैट ये ग्राफिकल मेथड हमको समझ में आ जाएगा। ग्राफ्स हमने पढ़े हैं, ग्राफ्स में हमें पता है ये एक एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। यहाँ पे एक्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे एक्स की वाई की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक्सटेंड हो जाते हैं एंड इसे हम पूरे इस फ्रेम को बोलते हैं। ये हमारी बन गई एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं एक्स की तो इधर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे y पॉजिटिव है तो यहाँ पे y नेगेटिव है। एंड दिस कंप्लीट प्लेन, दिस प्लेन इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन। ये जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉक्स अबाउट। इस पूरे को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ये 2D प्लेन है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव, इधर एक्स की हर वैल्यू पॉजिटिव मानी जाती है, इधर एक्स की हर वैल्यू नेगेटिव मानी जाती है, ऊपर वाई की हर वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो अगर मुझे कोई पॉइंट 2, 3, इसका मतलब क्या हुआ
जब भी कोई ऐसा फॉर्मेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रेफरेंस में लिखा जाता है, ये हमारा होता है 2,3 मीन्स ये आपका एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मीन्स वैल्यू, ये एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी और वो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। मतलब 2,3 माने एक्स एक्सिस पे मैं 2 चलूँगा, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, एक्स तो 2 हुआ, वाई की वैल्यू 3, 1 चला, 2 चला, 3 चला, वाई की वैल्यू 3, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 2 3। तो 2 और 3 जहाँ मिल रहे हैं, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज 2,3। इसको हम बोलते हैं एब्सिसा एंड इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। 2,3 एब्सिसा ऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन के टर्मिनोलॉजीज हो गई। ठीक है, इतना ही जानना है। अब हम अपने ग्राफिकल मेथड पे आते हैं। पहला ही ले लेते हैं, हमारी जो पहली इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। हमने कहा, जब हमने सबसे पहले बात की थी, वो था कि हम x और y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, हमने कहा x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 2, सॉरी -2। ठीक है, यहाँ से हमारे क्या निकल के आए थे, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 0, सॉरी y की वैल्यू 5, सॉरी 4, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -1 पे, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3। तो यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन के, सिर्फ इसी इक्वेशन के पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, -1, 1, 0, 2, -1 एंड -1, -2। तो अगर मैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट्स मार्क करता हूँ, पहले तो ये पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। ये तो मेरा हो गया 0, ठीक है, ये हो गया मेरा 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे इधर नेगेटिव साइड पे मार्क कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर लिख लेते हैं, 4, -1, -2, -3, -4, यहाँ तक लिख दिया। इधर भी कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, इधर भी कर देते हैं, -1, -2, -3, -4। तो ये बन जाएगा। अब मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क करता हूँ, 0, -1। तो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, यानी कि ये y एक्सिस पे पॉइंट होगा कहीं, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 है, इस एक्सिस पे x की वैल्यू इधर 0 से बड़ी है, इधर 0 से बड़ी है, छोटी है, इधर 0 से बड़ी है, इधर 0 से छोटी है। इस वाली एक्सिस पे x की हर वैल्यू 0 मानी जाएगी। तो 0, -1 मेरा ये पॉइंट हो गया।
1,0, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। 2,1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो जाएगा। एंड -1, -2, -1 एंड -2, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरा ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसका प्लॉट करते हैं। वन कॉमा फोर इधर है, 0,5, 0 इधर है, 0,5 भी कर देते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 इधर आएगी। x की वैल्यू -1 और 6, -1 और 6, इधर आएगा। एंड 2, 3, 2 की वैल्यू इधर है। ये लाइन बनी। सो अगर ये मेरी इक्वेशन 1 थी, ये मेरी इक्वेशन 2 थी, सो दिस इज इक्वेशन 2 की लाइन, ये इक्वेशन 1। सो एक, अब इससे देखो 2-3 चीज़ें निकलती हैं। पहली चीज़, x - y = 1, कोई भी इक्वेशन लीनियर फॉर्म की हो वो मेरी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देगी इन एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विल ऑलवेज गिव मी अ स्ट्रेट लाइन। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 1 की लाइन है। सो दिस विल रिप्रेजेंट वन लाइन एंड सेकेंड इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अनदर लाइन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन उसको बोलते हैं जहाँ पर दोनों लाइन मीट करती हैं। एंड फ्रॉम, ये थोड़ा सा सही से नहीं बना बिल्कुल एग्जैक्ट उससे, अगर ये आप चेक करोगे एग्जैक्ट ग्राफ पेपर बना के, तो ये वैल्यू आपकी 3,2 निकलेगी। मीन्स x विल बी 3 एंड y विल बी 2। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x = 3, y = 2। सो ग्राफिकल मेथड में क्या है, आपको जो भी दोनों इक्वेशन दे रखी हैं उनको ग्राफ पे प्लॉट करना है। एंड ग्राफ पर हमको देखना है कि कहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं। सो दो चीज़ें, पहली चीज़, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, and second, solution of equation is point of intersection. Solution of equation will be the point of intersection of both the equation. अब यहाँ पर तो बाई चांस दोनों इक्वेशन ऐसी थी जो कि ये हमको कट कर गई, ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट। अब अगर मेरे पास दो इक्वेशन ऐसी आ जाए बाई चांस जो, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, दो इक्वेशन बाई चांस मेरे पास ऐसी आ जाएं जो कहीं कट ना करें एंड दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहां पर तो कभी इंटरसेक्शन नहीं आएगा। सो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, तो वो दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज वो कहीं कट करेंगी ही नहीं, ठीक है। सच इक्वेशंस आर कॉल्ड एज, such lines are called as inconsistent lines
and such lines are called as parallel lines, and equation pair is called as inconsistent. इन लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलेंगे, और वो जो दोनों इक्वेशन होंगी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, एल एक्स प्लस एम वाई इक्वल टू डी, ये दो लाइंस दोनों होंगी, ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा था तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर सोल्यूशन बनता है उसको हम ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। these pair of equations are consistent and लाइन्स हमारी हो जाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, तो इसको एक समरी फॉर्म में हम बनाते हैं एंड हमारी कंडीशन भी क्लियर हो गई है। इसको छोड़ो, मेरी दो लाइंस अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, और दूसरा है दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये मेरी कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये मेरी कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पेयर कहलाया जाता है, इसको कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और वी कैन से कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये दोनों इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये दोनों कंसिस्टेंट हैं, और यहाँ पर हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे हमेशा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन निकलेगा, बिकॉज ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया ही नहीं है। ठीक है, अब लिख लेते हैं इनकी कुछ चेक कैसे करेंगे। सपोज ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, सपोज इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर कॉन्स्टेंट्स। तो कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि कोई दो लाइन आपस में कट करती हैं कि नहीं? तो मुझे देखना पड़ेगा a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2, और इस केस में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। अगर a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 है, तो ऐसी दो इक्वेशंस हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देंगी। ठीक है, लेकिन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है, और विच इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, देन ये हमेशा पैरेलल लाइंस होंगी। अब यहीं पे एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हमारे पास अभी हमने देखा x माइनस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये था। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे a1 क्या है 1, यहाँ पे b1 क्या है -1। तो पहले तो
पहले तो इनको इसी फॉर्म में लिख लो आप, जैसे ये है, तो ये बन जाएगी x माइनस वाई, C1 को भी इधर ले आओ, -1 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो A1 बाय A2 क्या हुआ इस केस में, 1/1, क्योंकि दोनों के कोएफिशिएंट 1 है। B1 बाय B2 क्या हुआ इस केस में, -1/1 इक्वल टू -1, ये है 1। तो क्या A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 है, नहीं है, दैट्स वाई इनका सोल्यूशन निकल गया था। यही कोई अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 होता एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 होता, तो ये क्या बन जाता, तो A1 बाई A2 1 होता, B1 बाई B2 वो भी 1 होता। तो इस केस में ये भी 1 आता। तो A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2 क्या है, -1 बाय -5, यानी कि 1/5। तो B1 बाई B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो ये सच, ये दोनों लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5 पैरेलल लाइन्स होती और इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। वैसे भी दिख रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे रखो x प्लस 1 माइनस एक्स, तो 1 इक्वल टू 5 हुआ। वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा उसका, क्योंकि वैसे को ना x प्लस वाई कह रहा है 1 है, फिर कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ऐसी इक्वेशन का तो कोई सोल्यूशन वैसे ही नहीं बन सकता। दो नंबर्स का सम 1 भी हो, दो नंबर्स का सम 5 भी हो, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, तो वो नो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट बनाओगे भी तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन आती है, क्या, अगर लाइंस ऐसी हों, ये इक्वेशन 1 हो गई एंड इसी के ऊपर इक्वेशन 2 आ गई, एक के ऊपर एक आ जाए, तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं कोइंसिडेंटल लाइंस। कोइंसिडेंटल लाइंस, दीज लाइंस आर कोइंसाइडिंग ईच अदर। इसका बनता है, सॉरी, ये कहलाता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, एंड इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2। अगर ऐसा है तो वो एक के ऊपर एक चुपकी है, यानी कि वो हर पॉइंट पे वो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही पॉइंट पे दोनों लाइन की वैल्यूज सेम होंगी, यहाँ पे हर पॉइंट पे दोनों लाइन की सारी वैल्यू सेम होंगी। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे जिससे वो इक्वल होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2x प्लस 4y इक्वल टू 7, ठीक है, एंड दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 8y इक्वल टू 14, ठीक है। A1 बाई A2 क्या हो गया, 2/4, B1 बाई B2 क्या हो गया, 4/8, 2/4 4/8 सेम रेशियो है 1/2, एंड C1 बाई C2 क्या हो गया, ये -7 इधर आ जाएगा, -14 इधर आ जाएगा, तो -7 में -14 ये भी 1/2। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये सेम ही इक्वेशन है। यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 2 इंटू 7, एंड 2 कैंसिल होके, तो ये सेम ही इक्वेशन बन जाएगी। 2x प्लस 4y इक्वल टू 7, ये सेम ही बन गई। तो ये दो लाइन, भले इनका एक रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, 4x प्लस 8y इक्वल टू 14, बट इनके ये सुपर इम्पोज कर जाएंगे एक दूसरे को, एंड दीज विल बी कोइंसिडेंटल लाइंस, एंड इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। कंडीशन होती है ये। सो आई होप ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लियर हुआ होगा। अब हम एक चीज देखते हैं, हमने कहा ये एक लाइन है, ठीक है, मैंने पूरा नहीं बनाया, जस्ट एक सैंपल दिखा दिया। यहाँ पॉइंट है x1,
x2, दिस इज़ y1, दिस इज़ y2। तो ये हो गया मेरा x1 कॉमा y1 और ये हो गया मेरा x2 कॉमा y2। इसी लाइन पे दो पॉइंट्स आ गए, x1 y1 और x2 y2। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, x2 y1 और ये पॉइंट कहलाएगा x1 y2। ये x1 y1 हुआ, ये x2 y2। सपोज ये मेरी, इसको ऐसे वैसे देखते हैं अभी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, जहाँ पे मेरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है y और x, m और c कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्लोप से। वो कैसे देखेंगे, स्लोप माने ये लाइन कितनी इंक्लाइंड है, ठीक है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इसको अभी बस यहीं पर ही क्लोज करेंगे, बिकॉज ये आगे ट्रिग्नोमेट्री जब आएगी तब हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। तो ये इसका एक एंगल बनता है, इस ट्राइंगल का एंगल जिसे हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। टेन थीटा की बात करूं तो वो होगा ये अपॉन ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड दिस विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1। ये लेंथ कितनी है, y2 माइनस y1 अपॉन दिस लेंथ इज कॉल्ड एज x2। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास x2 माइनस x1। बस इतना ही समझना है कि किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर दो पॉइंट्स हमको दे रखे हैं x2 y2 एंड x1 y1, और हमसे अगर पूछा गया है कि इस लाइन की स्लोप क्या है, तो हम बोल सकते हैं स्लोप माने ढलान, कि कितने एंगल से ये लाइन x एक्सिस से उठी हुई है, कितने एंगल से, तो वो tan थीटा के फॉर्म में निकल आएगा। tan थीटा इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसी को ही हम m बोलते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन आपके पास y इक्वल टू 7x प्लस 3 दे रखी है, तो वहाँ पे स्लोप हमेशा 7 है। ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक एप्लीकेशन है जो आपके ट्रिग्नोमेट्री एंड फिज़िक्स दोनों में यूज़ होता है। एप्लीकेशंस की जब बात करेंगे तो उसमें इस पॉइंट को और डिटेल में शुरू करेंगे, एंड लीनियर इक्वेशंस का एप्लीकेशन में हम स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं कि स्लोप हमारी क्या होती है, y2 माइनस y1, दो पॉइंट्स, दो ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस डिवाइड बाय दो एब्सिस आर्क्स का डिफरेंट, वो हमको स्लोप ऑफ द लाइन देता है। ये हम एप्लीकेशंस जब लीनियर इक्वेशंस की बात करेंगे तब हम इसको और डिटेल में बात करेंगे। आई होप लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कंडीशंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंटल लाइंस, कैसे हमने एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे समझा है, पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स इंक्लूडिंग फैक्टर थ्योरम, ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कहीं भी कोई भी आपको डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये पूरा टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ग्राफ एज वेल एज पॉलिनोमियल, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। आप प्लीज़ इनको क्वेश्चंस को ट्राई करिए। इनके क्वेश्चंस आपको जिस भी बुक में मिलते हैं वो आप इनको सॉल्व करिए। कहीं कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड फिर उन क्वेश्चंस को हम एक सेपरेट सेशन में डिस्कस भी कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ, और मैं कोशिश करूँगा इन कमेंट सेक्शन में ही आपके क्वेश्चंस का जवाब भी दे सकूँ। आई होप ये पूरा चैप्टर समझ में आया हुआ, इसको रिवाइज कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए। हम एक सेपरेट सेशन भी करेंगे जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कुछ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट ये पूरा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपका फ्रॉम पॉलिनोमियल्स से लेके लीनियर इक्वेशंस का ये आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए, सो दैट आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड्स के हों या कॉम्पिटिशन के हों, ओलंपियाड्स के हों, NTSE के हों, किसी के भी हों, आप उनको कर पाएँ। इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और डिटेल टॉपिक्स पर आगे आने वाले दिनों में
हम नए टॉपिक्स पकड़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हम उस पर बात करेंगे।